discussion on expression of surface tension. लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको बताया उस चीज को अगर आप भूल भी जाएं, मतलब फॉर्मूले के बारे में अगर आप भूल भी जाएं, तो आज जो बताने जा रहा हूं उसको मत भूलना, क्योंकि अगर आज वाले को भूल गए तो आगे की सारी कहानी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूं क्या है बेसिकली सरफेस टेंशन के कंसेप्ट में। अगर हम बात करें आपसे, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक टेबल पे पड़ा हुआ है लिक्विड है, दिस इज अ लिक्विड, और यहाँ पे हमने इमेजिनरी लाइन, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, वो ड्रॉ कर दी है। लाइन है ए और बी, लाइन है तो थिकनेस 0 मान लेते हैं। इसके ऊपर पड़ने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे, लाइक ये और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, इनको देख पा रहे हैं आप लोग, हमने पार्टिकल्स बनाए हैं, इनको पास वाले मॉलिक्यूल्स इस तरफ भी खींचेंगे टेंजेंशियली। मैंने कल भी समझाया था कि अगर ये मेरा हाथ है तो जैसे ये है, तो ये इस तरीके से अगर ये लाइन है तो इसको इधर ऐसे खींचा जाएगा, इधर ऐसे खींचा जाएगा, है ना, ऐसे इधर वाले इधर खींचेंगे तो इधर वाले इधर खींचेंगे। ठीक, तो अभी देखिए किस तरफ वाले इधर खींचेंगे, राइट। बहुत ध्यान से देखिए, तो एल लेंथ की अगर आपने ये लाइन खींची थी तो आप एक चीज समझिएगा बहुत ध्यान से, कि जब हम यहाँ पे सरफेस टेंशन निकालेंगे तो हम कौन सा फोर्स ले रहे हैं, इस लाइन पर लगने वाला पूरा, जैसा ही कल बताया था, पूरा क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब इन मॉलिक्यूल्स को खींचने वाले मॉलिक्यूल जो बगल में जितना फोर्स से खींच रहे हैं, इस बगल जितना फोर्स से खींच रहे हैं, वो टोटल फोर्स लेना है। ये हमारा हो गया टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो उस लाइन के ऊपर पड़ने वाले मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से खींचेगा। अब यहाँ पे वेक्टर सम ना लगा देना तुम लोग, नहीं सर जितना इधर से खींचा उतना इधर से खींचा, कुल मिला के 4 0। ठीक है, हम यहाँ पे इसमें बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स पे कुल मिला के टोटल जो फोर्स लगेगा वो 2 दिशाओं से लगेगा, क्योंकि जो लाइन है उसके इधर भी कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे और इसके इधर भी लाइन सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स पे, समझ रहे हैं ना। मैं फिर से बताता हूँ, ये लाइन अगर बनी है इधर के सरफेस वाले और इधर के सरफेस वाले, हम नीचे वालों की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी लेनी है, आज का डिस्कशन का मुद्दा ये। तो माय डियर, ये जो फोर्स आपका काम कर रहा है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, फिर यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, दोनों साइड में। आई बस समझ में? एल जो हमको लेनी होती है वो माय डियर इफेक्टिव होती है, ये बात बस ध्यान रखना। एल इज इफेक्टिव लेंथ, यानी कि एल उतनी लेंथ होती है जितनी लेंथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिवली वर्क कर रहा होता है। यानी कि अगर मैं सही बताऊं, मन की बात, इस सिचुएशन में अगर आप देखिए तो आपको
ये समझना होगा कि अगर पूरे हम फोर्स की बात कर रहे हैं दोनों दिशाओं की, इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे कितनी हो गई 2L, क्योंकि इधर के फोर्सेस भी खींच रहे हैं और इधर के भी फोर्सेस खींच रहे हैं, यानी कि हमेशा हम उतनी लेंथ लेते हैं जितनी लेंथ पे हमारा फोर्स काम कर रहा होता है। तो अगर इस तरफ से आप देखेंगे L लेंथ ये हो गई, इस तरफ के फोर्सेस का देखेंगे तो L लेंथ ये हो गई, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल लेंथ ये फॉर्मूला सरफेस टेंशन का होता है। जैसे अगर मैं न्यूटन की बात करूं, न्यूटन फिजिक्स, उसमें भी देखिए समझाने के लिहाज से बनाया गया था। देखिए फिर समझिए, लिक्विड सरफेस है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस इमेजिनरी लाइन को दो पार्ट में तोड़ दिया बीच से, आपको समझाने के लिए। ये वो इमेजिनरी लाइन है, तो दो पार्ट में तोड़ के बताया कि इधर जो फोर्स लग रहा है वो F है, इधर जो फोर्स लग रहा है वो भी F है, और लेंथ क्या है, इधर से देखोगे तो भी L है और इधर से देखोगे तो भी L। ठीक, उनके कहने का तरीका क्या है इस डायग्राम के हिसाब से कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू लाइन पर लगने वाला एक तरफ से फोर्स F अपॉन एक तरफ से अगर लेंथ देखो तो L, T इज इक्वल टू F अपॉन L। ठीक, बट मैं अपनी तरफ से प्रेफर कर रहा हूँ ये, इसको याद रखिएगा, बहुत सही आपको समझ में आएगा। ठीक है, मतलब ये कि किसी भी चीज़ पर अगर सरफेस टेंशन कैलकुलेट करनी है तो आप ये देखिए कि दोनों दिशाओं से कितना टोटल फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स काम कर रहा है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी लेंथ पर काम कर रहा हो उतनी लेंथ से डिवाइड करना है। तो समझ रहे हैं, मैं इसको प्रेफर करवा रहा हूँ, इससे आपको गलती नहीं होगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा। अब अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, NCERT का क्वेश्चन है, इसको रब कर रहे हैं, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। क्वेश्चन में लिखा है A U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed। ठीक है, सोप सोल्यूशन में U शेप का फ्रेम डिप कर दिया गया है। A thin soap film found between the wire and the light slider supports a weight of इतना, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं पहले क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ पूरा। A U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. Full stop. The thin soap film formed between the wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10⁻² Newton, which includes the small weight of the slider. Full stop. The length of the slider is 30 centimeter. What is the surface tension of the film? What is the surface tension of the film? चलिए, क्वेश्चन बहुत साधारण सा है कि U शेप का एक फ्रेम था, उसमें एक स्लाइडर इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पे एक सोप फिल्म बनी हुई है, सोप फिल्म, ठीक है, और इस पे जो वेट काम कर रहा है उसकी वैल्यू दे रखी गई है 1.5 into 10⁻² न्यूटन, मतलब बहुत हल्का वेट है, 1.5 into 10⁻² न्यूटन, मतलब जो वेट लटकाया गया है वो भी इसमें इंक्लूडेड है और इस स्लाइडर का वजन भी है। तो अगर ये अटका हुआ है तो डेफिनेटली, अब देखिए समझिएगा, ये लेयर है फिल्म, इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे खींचेंगे और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी ऊपर तरफ खींचेंगे। आप समझिए, ये है वो स्लाइडर, वो स्लाइडर के ऊपर ये ऐसे फिल्म बनी हुई है, इधर के मॉलिक्यूल्स ऐसे खींचेंगे और इधर के मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींचेंगे। यानी कि आप समझिए कि आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझिएगा
कि ये वाला फोर्स जो बोल्ड लाइन से बना रहे हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इस तरफ से, इस तरफ, और ये हम बना रहे हैं डॉट डॉट वाला, ये इस लिक्विड के पीछे से जो काम कर रहा है, समझ रहे हैं? तो टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कुल मिला के ये हुआ। होपफुली मैं समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है? मतलब लिक्विड सरफेस के इस तरफ के मॉलिक्यूल्स इस स्लाइडर को पकड़ के ऊपर तरफ खींचेंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इसके जस्ट पीछे भी तो सरफेस है। मैं फिर से बात बता रहा हूँ कि ये अगर स्लाइडर है ये, और ये यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है, तो इस तरफ के मॉलिक्यूल स्लाइडर को पकड़ के ऊपर खींचेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरफ के मॉलिक्यूल भी स्लाइडर को ऊपर पकड़ के खींचेंगे, यानी कुल मिला के आगे और पीछे दो तरफ से सरफेस टेंशन काम करेगा, ठीक है? टोटल फोर्स ये हो गया। तो अगर डियर एल की वैल्यू, एल कितना है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए कि इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई इस केस में। हियर इस केस में टोटल फोर्स कितना होगा, ये एक सवाल है, और दूसरा एल इफेक्टिव कितना होगा, ये भी एक सवाल है। तो टोटल फोर्स क्योंकि इक्विलिब्रियम में है मामला, तो ऊपर की तरफ लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे का वेट बराबर हो जाएगा, जो कि 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन है, नंबर 1। और इफेक्टिव जो लेंथ है वो 2L के बराबर हो जाएगी। यस, इधर से भी खींचे जा रहे हैं, आगे की साइड से भी और पीछे की साइड से भी। इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई? 2L। L की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बोले तो 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बोले तो 0.6 मीटर। तो बस we know that surface tension is equal to total force upon L effective। टोटल फोर्स जो है वो 1.5 इंटू 10⁻⁻² है, L इफेक्टिव 0.6 है। सॉल्व कर लीजिएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6, टोटल सॉल्व हो गए 0.025 न्यूटन पर मीटर है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया ताकि मैं जो आज डिस्कशन किया आपके साथ वो आपको क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि ये कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है? तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, अगर आपसे कोई पूछे कि एक ट्रेन का डब्बा है, ट्रेन चल रही है मान लीजिए, या बस है, बस चल रही है, एक आदमी भीड़ में दबा हुआ बैठा है अंदर, भीड़ में दबा हुआ है अंदर बैठा है, और एक आदमी दरवाजे से लटक रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाएंगे एनर्जी किसकी ज़्यादा है, जो दरवाजे पे लटक रहा है। कैसे? केमिस्ट्री में भी सुना होगा और फिजिक्स का भी हमने ग्रेविटेशन में आपको बताया था कि एक सीधा सा सिद्धांत होता है, अगर कोई चीज़ अनस्टेबल होती है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली दरवाजे पे जो लटक रहा है वो अनस्टेबल है, इस वजह से उसकी एनर्जी अंदर वाले बैठे हुए आदमी के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि अंदर जो बैठा है वो दबा बैठा है, उसे गिरने की संभावना कम है, वो स्टेबल है। तो जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होगी, और जो बाहर है जो लटक रहा है वो अनस्टेबल है, ठीक है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। यही कुछ कंसेप्ट सरफेस एनर्जी का भी है। किसी लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली अंदर वाले मॉलिक्यूल से थोड़ी ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा होती है। इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक, क्लियर? मतलब ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, मतलब आपको मोटा मोटा आइडिया देने का कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड सरफेस के अंदर भीतर जो हैं उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है और जो सरफेस पे होते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो गैप है दोनों की एनर्जी के बीच, इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग सरफेस एनर्जी के बारे में अगर मैथमेटिकली स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वही लिखने के मार्क्स मिलते हैं। टॉपिक है सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड की सरफेस एनर्जी। तो अगर हम कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक यू शेप का फ्रेम था और इसमें जो स्लाइडर लगा हुआ था वो पहले इस पोजीशन पे था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, स्लाइडर हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, ये फोर्स लगा के हमने स्लाइडर इधर सरका दिया। तो जो लिक्विड की फिल्म थी पहले वो इतनी थी, अब आपने जब खींच लिया तो इतना और आगे बढ़ गया, ये हो गया डेल्टा ए, इंक्रीज इन एरिया। आपने शिफ्ट किया, ये डेल्टा एक्स हो गया, मान लेते हैं डेल्टा एक्स हमने शिफ्ट किया, ठीक है, और एल इसकी हम लेंथ मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो बनी बात है आपने इस फिल्म का एरिया बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? डिस्प्लेसमेंट करवा के। डिस्प्लेसमेंट करवा के मतलब वर्क करके। तो जब भी कोई काम, जब भी कोई चीज़ वर्क करके कराई जाती है, समझ रहे हैं, मतलब फोर्स लगाया आपने, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, फोर्स आपने लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, वर्क डन हो गया। आगे बात समझ में? तो आपने जो वर्क किया है इसका एरिया बढ़ाने में, अपॉन कितना एरिया बढ़ा, उसके रेशियो को कहते हैं सरफेस एनर्जी। इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? सरफेस एनर्जी सिग्मा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। अभी आप सरप्राइज हो जाएंगे अगर आप ढंग से पढ़ रहे होंगे। सरप्राइज होने का पहला पॉइंट, सरफेस एनर्जी सिर्फ एनर्जी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ एनर्जी होती तो डायरेक्टली वर्क के बराबर आती है, वर्क डन पर यूनिट एरिया बराबर आ रही है। तो अगर कोई गलती से सरफेस एनर्जी का डायमेंशन पूछ ले तो आप एनर्जी का डायमेंशन ना बता देना, क्योंकि सरफेस एनर्जी एनर्जी नहीं होती। दूसरी बात, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है और इंक्रीज इन एरिया भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सरफेस एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होगी। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, सरप्राइजिंग बात आप बताने जाए। वर्क डन का यूनिट होता है जूल और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो जूल न्यूटन इंटू मीटर होता है, अपॉन मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिख दिया जाए तो मीटर से मीटर कैंसिल, यानी न्यूटन पर मीटर भी हुआ, जो कि एक्चुअली में यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन भी होता है। यानी सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट भले ही अलग है लेकिन मैथमेटिकली दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। ये है एविडेंस नंबर 1 कि सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन बोथ आर मैथमेटिकली इक्वल। अभी हम प्रूव करके भी दिखा देंगे फॉर अ लिक्विड सरफेस कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन बराबर होते हैं, ठीक है, यानी
सरफेस एनर्जी के प्लेस पे सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन के प्लेस पे सरफेस एनर्जी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें, समझ गए ना, दो सरप्राइजिंग बातें ये हैं। पहली बात, सरफेस एनर्जी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया है। और दूसरा, सरफेस एनर्जी ही सरफेस टेंशन के मैथमेटिकली इक्वल होती है, भले ही दोनों को वर्कआउट करने का तरीका, दोनों का प्रिंसिपल अपना अलग है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, यानी इंक्रीज इन एरिया। वैसे तो बहुत बड़ा एरिया हो गया है, लेकिन फिर भी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाने के लिए डेल्टा ए 1 मीटर स्क्वायर बहुत होता है। किसी 100 फिल्म के लिए इतना बड़ा एरिया बढ़ जाए ना, ठीक है, च्युइंगम थोड़ा नहीं जो बढ़ जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी किसी भी लिक्विड सरफेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर बढ़ाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उसकी सरफेस एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेस है यहाँ पे, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in increasing the surface area of a liquid by 1 meter square is called surface energy of that is called surface energy of that liquid। ये डेफिनेशन हो गई सरफेस एनर्जी की। अब आगे की कहानी। ठीक, अब हम ये प्रूफ कर देते हैं कि सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन आर मैथमेटिकली सेम। जो आपको आज पढ़ाया है वो सब आज ही इस्तेमाल हो रहा है बहुत तेजी से। तो टू प्रूव surface energy and surface tension are mathematically equal। Mathematically equal। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करने योग्य है। बताइए एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है L और विड्थ कितनी है डेल्टा x, राइट? रॉन्ग। एरिया लिक्विड सरफेस का दोनों साइड से बढ़ा है। अगर दीवार तुम्हारे घर की बनी है तो दीवार का अंदर भी एक सरफेस है, बाहर भी एक सरफेस है। जब आपने इस लिक्विड को खींचा, आपने देखा नहीं मैंने दोनों साइड बनाया है इसको, ठीक है, इधर से भी ऐसे ऐसे भी किया और ऐसे ऐसे भी किया। ये इसीलिए रिप्रेजेंट करने के लिए किया कि ये सरफेस एरिया दो साइड से इंक्रीज हुआ है, यानी लेंथ 2L इंटू डेल्टा एक्स। मैंने कहा था लेंथ, इफेक्टिव लेंथ का सिस्टम बहुत कायदे से समझिएगा, ठीक है। तो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर ही हुआ, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में होने के लिए cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो W बराबर
एफ इंटू डेल्टा एक्स हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, सरफेस टेंशन के फॉर्मूले में आते हैं। यूजिंग सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू टोटल फोर्स बराबर लगेगा, और जितना फोर्स लगा के हम खींच रहे हैं उतना ही फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को भी लगाना है। मतलब इस तरीके से काम करना है आपको, ये इसको विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना होता है। ठीक, धीरे धीरे हौले हौले आराम आराम। तो टोटल फोर्स हो गया F और इफेक्टिव लेंथ, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल फोर्स इज इक्वल अपॉन एल इफेक्टिव, वैल्यू रख देते हैं। तो T इज इक्वल टू F अपॉन एल इफेक्टिव हो गया 2L। समझ गए? तो मैं एक काम करता हूँ, F की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। F इज इक्वल टू कितना हो गया? 2L इंटू T। इसको उठा के मैं यहाँ रखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन W इज इक्वल टू F की जगह पे हो गया 2L इंटू T इंटू वो बचा डेल्टा एक्स। अगर गौर से देखा जाए 2L इंटू डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा ए। तो W इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू टी, W अपॉन डेल्टा ए लिख सकते हैं इसको P के बराबर, और W अपॉन डेल्टा ए क्या होता है? सरफेस एनर्जी। यहाँ पे ये आ गया, तो हम थोड़ा और एक लाइन आगे लिख देते हैं, नीचे स्पेस नहीं है। तो W अपॉन डेल्टा ए सिग्मा, और ये हो गया T। यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन आर सेम थिंग।